आप सबका स्वागत है। अभी हमने बहुत अच्छी कहानी सुनी रानी रूपमती की। तो मैं आपको कंटेम्प्ररी फोक सुना रही हूँ। अभी कंटेम्प्ररी मतलब समसामयिक और फोक मतलब लोक कथाएं। तो मेरी कथा आपको आत्मकथा टाइप भी लग सकती है लेकिन मैं भी लोग हूँ तो लोक कथा मान सकते हैं। तो भाई सब लोगों का मन करता है ना कि हम पहाड़ों में जाएं, मॉल रोड पे घूमें, ठंडी ठंडी हवा खाएं और वहाँ की सबसे ऊंची चोटी पे फतेह कर ले, है ना। लेकिन क्या कभी आपने पहाड़ को ध्यान से देखा है? वो इतने विशाल हैं कि हम एकाकी उसे देख भी नहीं सकते। मतलब अगर आप कैमरा लेके फोटो लेने जाएंगे ना तो एक फ्रेम में भी नहीं आते, ऐसे पैनोरामा लेना पड़ता है। पहाड़ों के आगे हम बहुत छोटे हैं और उनके आगे हमारे सारे प्लान फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ों के अपने खुद के ही प्लान होते हैं। और लोग तो क्या, भूत भी पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं। लेकिन ये भूत की कहानी नहीं है, वो परसों अपने शाम को सुन ली होगी। जिसने नहीं सुनी वो रिकॉर्डिंग देख लेना। लेकिन भूतकाल की है, मेरे भूतकाल यानी मेरे बचपन की। तो भाई बचपन की आपको कहानी सुना रही हूँ मैं। मुझे बचपन में ना डांस करने का, गाने का, कविता सुनाने का, सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम का बहुत शौक था। लेकिन हमारे पहाड़ी कस्बे में उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो जब भी स्कूल में कोई डांस का प्रोग्राम होता ना तो मैं उछल उछल के सबसे आगे पहुंच जाती प्रैक्टिस के लिए। ऐसे ही चौथी कक्षा में एक बार गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही थी और क्लास से लड़कियां चुन ली गई। उस समय इक्के दुक्के लड़के थे जो डांस करते थे, क्योंकि इंस्टाग्राम रील और टिकटॉक नहीं था ना, नहीं तो सब नचाड़ बन जाते। 500 व्यूज, 10,000 व्यूज, राइट। तो भाई लड़कियां तो चुन ली गई, लेकिन अभी ये तय होना बाकी था कि कौन कौन सा रोल करेगी, यानी कि कौन लड़का बनेगी और कौन लड़की। आमतौर पे बड़ी आंखों वाले, लंबे बालों वाली लड़कियों को लड़की का रोल मिलता, लेकिन कभी कभी ज़्यादा कमर मटकाने और सर हिलाने से भी काम बन जाता था। उस समय मेरे बाल बहुत छोटे थे और आंखें तो अभी भी छोटी हैं। तो मैंने ना सर हिलाने में और कमर मटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा बहुत मन था कि मैं लड़की का रोल करूं। मतलब लिपस्टिक, बिंदी, घाघरा, चूड़ी, गजरा, क्या क्या पहनने को मिलता है नहीं। और मैंने सोचा था कि बड़े मामा की शादी में जो मुझे पिंक कलर का घाघरा मिला था ना, वो छोटा होने से पहले एक बार फिर यूज में हो जाए। लेकिन मेरे बहुत कमर हिलाने के बाद और सर मटकाने के बाद फायदा हुआ। मुझे लाइन में सबसे आगे खड़ा कर दिया गया लड़का बना के। मुझे बहुत गुस्सा आया, है ना। मेरा यार लड़की बनने का बड़ा मन था। सोचिए, लड़की होके लड़की बने रहना अपने आप में कितनी बड़ी लड़ाई है। ये बात मुझे बचपन में ही पता चल चुकी थी। तो मैंने टीचर को कहा कि मुझे लड़की बनना है। तो टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा चेहरा लड़कों जैसा है। साथ में ये भी कह दिया कि तुम बहुत प्यारा लड़का लगोगी, कांची। अब आप बोलोगे टीचर को कितने नंबर का चश्मा था, है ना। अब लेकिन लड़की नहीं बनने पे जो मुझे गुस्सा आया था ना, कांची सुन के वो दो गुना हो गया। क्योंकि गढ़वाल क्षेत्र में कांची, दाजू, बहादुर वैसा ही है जैसा कि आपके महाराष्ट्र में भैया। वही नज़र और वही भाव। फर्क सिर्फ इतना है कि वो नेपालियों को कहते हैं, भारतीयों को नहीं। और किसी भी गढ़वाली को नेपाली कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब मामला दो देशों का तो है, लेकिन असल बात यह है कि उस समय नेपाल से बहुत सारे लोग कूली मजदूर सड़क वगैरह का काम करने आते थे। तो किसको अच्छा लगेगा कि मुझे भी मजदूर की कैटेगरी में रख रहे। तो धर्म का मामला नहीं है, पर भाई क्लास का तो है। अब ये बात है ना, बचपन में ही सिखा देनी चाहिए ताकि बड़े होके भेदभाव करने में आसानी हो, है ना। तो खैर एक तो टीचर ने मुझे लड़का बनाया, ऊपर से कांची बोला, पर डांस हुआ। और उसके बाद हर डांस में मुझे लड़का ही बनाया जाता। अब लोग बोलते हैं तुम्हारा नाम नेहा भाई क्यों है कि भाई चाइल्डहुड ट्रॉमा टर्निंग इनटू इंस्टाग्राम हैंडल। भाई लड़का चाहे जैसा भी हो, मतलब नेपाली, मराठी, राजस्थानी, बंगाली, कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाता है। पर लड़की, लड़की तो बड़ी आंखों वाली, लंबे बालों वाली ही सुंदर मानी जाती है। उसकी क्षेत्रीयता कोई मायने नहीं रखती भाई साहब। और ऐसा नहीं था कि बाहर वाले मुझे ये सब बोल के चिढ़ाते हो। मेरे खुद के कजिन ने, जिसकी आंख थोड़ी सी बड़ी थी, उसने मुझे बोला एक दिन कि तुम ना देहरादून के तिब्बती मार्केट के बाहर खड़े हो जाओ ना अगर, तो कोई नहीं बोलेगा तुम गढ़वाली हो, सब बोलेंगे कि तुम तिब्बती हो। मतलब नेपाल के बाद दूसरी राष्ट्रीयता भी मिल गई, तिब्बत।
अब ऐसे चिंकी चाऊ माऊ चीनी वगैरह सुन सुन के पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आता, पर धीरे धीरे हंसी आने लगी। अपने चेहरे की शर्मिंदगी छुपाने के लिए हंसी आती थी, बाद में बेशर्मी बन गई। अब लोग बोलते हैं लड़की बहुत हंसमुख है। तो वही अब कहानी आगे बढ़ी और मैं पढ़ने के लिए गई अहमदाबाद, गुजरात में। वहाँ मैंने अपने कॉलेज में के बाहर से रिक्शा पकड़ी और जहाँ जाना था बता दिया। मेरे बताने के बावजूद रिक्शा वाले ने मुझे तिब्बती मार्केट के बाहर छोड़ दिया। सच्ची घटना है। मैंने कहा भैया यहाँ क्यों ले आए, मुझे तो नवरंगपुरा जाना था। तो पीछे देख के बोलते अरे बेन मैंने सोचा आप मोमो वाली हो, चलो आपको छोड़ देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अब मैं यहाँ आ गई हूँ ना तो एक प्लेट मोमो खा के जाऊंगी। उसके बाद एक बार मैं मुंबई में बाइकला घूम रही थी। बाइकला में किसी ने मुझे दूर से जापानीज बोल के बुलाया। मैंने शायद थोड़ा वेस्टर्न कपड़े पहने होंगे। तो अब लोग कहते हैं कि यार मुंबई जाके बाइकला कौन घूमने जाता है ना, बैंड्रा जाओ, चर्च गेट जाओ, बाइकला क्यों गए। लेकिन बाइकला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस दिन मेरे साथ मुझे अपने अंदर छुपे रेसिस से मेरी मुलाकात हुई। मतलब जहाँ नेपाली सुन के मेरे तन बदन में आग लग जाया करती थी ना, वहाँ जापानी सुन के लगा कि कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है। मतलब नेपाल से तिब्बत, तिब्बत से जापान, बहुत प्रमोशन हो गया लगता है नहीं। संविधान में 28 भाषाओं में नेपाली है, उसके बावजूद भी हमारे फिल्मों में नेपालियों को जी साहब और वॉचमैन के आगे का दर्जा ही नहीं मिला है ना। और फिर जापानीज, जापानीज तो हमारी समझ के ही बाहर है, कैसे रख लेते इतनी सफाई है ना। और जो चीज़ हम भारतीयों की समझ के बाहर हो हम उसे खुद से ऊंचा मान लेते हैं, कभी कभी तो भगवान भी बना लेते हैं। तो वही बात हो रही थी पहचान की। तो मेरा मानना यह है कि इंसान की पहचान बनती है उसके रीति रिवाजों और शिक्षा दीक्षा से, पालन पोषण से। पर शिक्षा भी हमारे यहाँ बहुत टेढ़ी खीर है भाई साहब, पढ़ाते कुछ और है और चाहते हैं कि आप अपने आप उसका कुछ और मतलब समझ जाओ। मतलब बचपन में कहते थे हर एक बच्चे को अपनी एक अलग पहचान बनानी चाहिए, भीड़ से हटके। आप कोशिश करो भीड़ से हटके पहचान बनाने की, वो ही भीड़ आएगी डंडा लेके है ना। आप कहेंगे कि यार बचपन का क्या है, बचपन में तो ये भी बोलते थे कि यू नो गांधी जी बहुत महान थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इसका मतलब ये थोड़ी इसको सीरियसली ले लो है ना। बड़े होके तो खुद ही समझ जाना चाहिए हवा कहाँ बह रही है खैर मैं कहीं और बह निकली। तो बचपन में मैं लड़की थी लेकिन मुझे पहले पहले पहचाना जाता था मेरे सरनेम से। पर डांस में मौका मिलते समय शक्ल बीच में आ गई। उसके बाद मुझे पहचाने जाना लगा मीडियम से, हिंदी और इंग्लिश। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले अपर कास्ट हो जाते बाय डिफ़ॉल्ट। उसके बाद मैंने पढ़ाई की और मैं डिज़ाइनरों की जात में शामिल हो गई। डिज़ाइनर जो हैं उस समय वकील, इंजीनियर, डॉक्टर की अपेक्षा थोड़ा माइनॉरिटी थे। तो अगर आप किसी ऐसी जात में पैदा हुए हैं जो माइनॉरिटी नहीं है और काम की वजह से आपको अगर अल्पसंख्यक होने का बोध हो ना भाई साहब, तब पता चलता है कि समाज में नहीं समझा जाना कैसा होता है। बड़ी किंग करते विमूढ़ वाली सिचुएशन हो जाती है। इसे लोग अपर कास्ट का डिप्रेशन भी कहते हैं। उसके बाद मैं शामिल कर दी गई लेखकों की जात में क्योंकि मैंने कहानियां लिखना बनाना शुरू कर दिया था। अब लोग यहाँ पे भी चुप नहीं होते, वो मेरी शक्ल देख के उनको लगता है कि पहनावा और शक्ल की इसको तो हिंदी आती ही नहीं होगी, थोड़ा डिज़ाइनर टाइप है। क्योंकि हिंदी भाषी लोगों को बिंदी, झोला, चप्पल, दकियानूसी यही माना जाता है। कई बार तो हिंदी भाषी इसे सच साबित करने पे भी लगे रहते हैं, हाँ हम दकियानूसी नहीं छोड़ेंगे। एनीवे, तो भाई मेरा मानना ये है कि रीति रिवाजों, पहनावों, भाषा के इतने कॉम्प्लेक्स देश में आप एक ही पहचान बना के कैसे रह सकते। और अगर अब मुझे कोई नेपाली कहे, गढ़वाली कहे, तिब्बती कहे या जापानीज, क्या फ़र्क पड़ता है, डिज़ाइनर कहे, आर्टिस्ट कहे या लेखक। अगर आपको किसी इंसान को पहचानना है ना तो उसके बाहर नहीं उसके अंदर झांकना पड़ेगा। धन्यवाद, ये छोटी सी कहानी थी तो अब आप मुझे पहचान गए तो मैं आपको अब लेके चलती हूँ, जैसा प्रॉमिस किया था, पहाड़ों की यात्रा पे भी। तो भाई यात्रा करना किसे नहीं पसंद, सबको पसंद है ना। यात्रा से ज़्यादा लोगों को पसंद है यात्रा के बारे में सोचना कि वहाँ जाएंगे, पैकिंग कर लेते हैं, ये रख लेते हैं। उससे ज़्यादा पसंद है यात्रा से आके वहाँ की कहानियाँ सुनाना, जैसे मैं कर रही हूँ। उससे भी ज़्यादा आजकल पसंद है यात्रा की फ़ोटोएं खींचना
और फेसबुक पे अपलोड, इंस्टाग्राम पे अपलोड, 300 लाइक। उसने लाइक नहीं की, वो मुझसे जलता है है ना। तो भाई यात्रा करना सबको पसंद है, लेकिन कई असली यात्री भी होते हैं, सच्चे यात्री, जिन्हें कि एक जगह पे बैठ के सुन्न हो चुकी कमर, अकड़ी हुई गर्दन, मुंह खोलकर सो रहे सह यात्री, कपड़ों से आ रही बदबू, यात्रा से संबंधित किसी भी परेशानी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग आज भी काला चश्मा लगाते हैं और हैशटैग वंडरलस्ट के नीचे अपनी सारी परेशानियों को छुपा देते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से यात्री 3 तरह के होते हैं। पहले वो जो मुंह उठा के जहां मर्जी चले जाते हैं, फिर जहां जाते हैं वहां वालों की नाक में दम कर देते हैं, अंडर प्रिपेयर्ड। दूसरे वो जो गूगल की खाक छान के ये तक पता लगा लेते हैं कि जिस गांव में जा रहे हैं ना वहां पे कितनी मुर्गियां और बछड़े हैं, ओवर प्रिपेयर्ड। तीसरे काम के लिए घूमने वाले, इससे काम का काम हो जाता है और बिना सोशल हुए सोशल मीडिया अपडेटेड, मतलब नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल। असल बात यह है कि मुझे ना हिंदी वाले सफ़र में अंग्रेजी वाले सफ़र का फीलिंग आता है। तो अगर कभी यात्रा दूर की करनी हो तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं ना काम के लिए जाऊं, इससे खाली होने का अपराध बोध नहीं होता, जो हम जैसे आर्टिस्ट के लिए कोई नई बात नहीं है। और देखिए मैंने काम भी ऐसा चुना है, कहानी बनाने का, सुनाने का, जिसके लिए आपको अच्छे बुरे अनुभव तो चाहिए। और अच्छे बुरे अनुभव के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप झोला उठाओ और निकल पड़ो, उससे और कुछ नहीं, जेब कड़के का अनुभव तो हो ही जाएगा। तो भाई ये बात तब की है जब, बहुत पुरानी बात है, जब ना स्मार्टफोन इतने कॉमन नहीं थे और हम लोग यात्रा में बैठ के अपने सहयात्री से बात कर लिया करते थे। खिड़की के बाहर देखते थे तो दृश्यों का मजा लेने के लिए, इंस्टाग्राम पे लाइक बढ़ाने के लिए नहीं। मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है, 10 साल पहले की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन ऐसा लगता है कि हम न जाने कितने आगे आ गए या मेरे ख्याल से पीछे चले गए, पता नहीं यार। इंसान तकनीकी बदलाव को ऐसे स्वीकार कर लेता है कि पूछो मत, और रीति रिवाजों और परंपराओं के नाम पे खुद को बदलना ही नहीं चाहता, वहीं का वहीं खड़ा है। तो भाई उस समय मेरी स्कूल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और मैं अपने छोटे से पहाड़ी कस्बे से देहरादून जा रही थी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने। अब हर पहाड़ी बच्चा ना देहरादून ही जाता है पढ़ने के लिए। आप लोगों को देहरादून पसंद है? मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, क्योंकि जब मैं देहरादून आई ना तो मुझे घर की इतनी याद आती थी कि पहली बार से ही मैंने बस में अकेले आना जाना शुरू कर दिया। कभी कभी इंडिपेंडेंट होना अधिकार से ज़्यादा ज़रूरत हो जाता है ना। तो भाई बस में ना मुझे सफ़र करने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि वो डीजल इंजन की बदबू और सीटों से जो आती है वो मिक्स सी महक, उन सब से मेरा सर चकराने लग जाता। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है, ड्राइवर साहब के पास वाली जगह यानी बोनट वाली जगह मेरी सारी समस्याओं का हल हुआ करती। वहाँ पे सीट भी नहीं थी, गद्दी भी नहीं थी, बोनट भी गरम गरम रहता, पर वहाँ बैठ के खिड़की के बाहर नज़ारे देख के मुझे ऐसा लगता कि मानो हवा से ऊपर मैं उड़ रही हूँ और ड्राइवर नहीं, मैं ही गाड़ी चला रही हूँ। और फिर अपने दिमाग में मैं एक कमेंट्री करने लगती कि मानो मैं किसी वीडियो गेम में हूँ और आगे आने वाली चट्टानों, खाइयों, पहाड़, जानवर सब से बच के मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तो ऐसे ही एक दिन मैं बस में बैठी, मेरा टारगेट सीधा था बोनट। अपनी मासूम सी शक्ल और पतले से शरीर का फ़ायदा उठा के मैं वहाँ जा पहुँची। उस समय मैं और भी पतली थी, किसी ने रोका नहीं, सबको लगता था ये 7वीं 8वीं की बालिका होगी। लेकिन अभी मैंने दिमाग में कहानी बनाना शुरू ही किया था। बोनट घड़ 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 चालू हुआ था और कंडक्टर आ गया। उसने कहा पीछे जाओ, क्योंकि बोनट पे जगह जगह बांटे जाने वाले अखबार, पत्र इत्यादि रखे जाने थे। तो मैंने कहा यार ऐसे तो मत करो, मुझे बहुत गुस्सा आया। और जानते हैं जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक कविता सुना देती हूँ। तो आप सुनेंगे गढ़वाली में कविता कम सॉन्ग। सुना कैलेंडर भेजी दे दिया अपनी रजा, सबसे अगाड़ी बैठने जख बोनट को मजा, सीट न गद्दी कमर कचुमर, झपझपी पिछाड़ी इंजन गरम गर, बोनट भी बोलणू घड़ घड़ घड़, घर चल घर चल घर चल घर, घर चल घर चल घर चल घर, घर चल घर चल घर चल घर। मजा आया ना?
पर वो कंडक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसका बेटा उठो पीछे जाओ। अब मैं पीछे गई तो देखती हूँ कि पूरी बस पैक है, कोई सीट खाली नहीं सिवाय एक के, ड्राइवर के एकदम पीछे वाली सीट। उस पे भी खिड़की की साइड एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे 50-55 साल के। मैंने कहा यार, जब आप 15-20 के होते हो ना, 50-55 बहुत दूर लगता है। मैंने कहा यार, तो मैं मुंह बना के वहाँ बैठ गई। मैंने देखा कि बूढ़े व्यक्ति, जिसे पहाड़ी में बौड़ा जी कहते हैं, बौड़ा जी जिनके बाल लगभग पके हुए थे, दाढ़ी पे हाथ फेर रहे थे, मूंछों पे हाथ लगा रहे थे और खिड़की के बाहर पेड़ों से नज़ारों से बात कर रहे। मैंने कहा लो, गया मेरा सारा एक्सपीरियंस तेल लेने। कहाँ मैं सोच रही थी खतरों के खिलाड़ी बनूंगी और इस काल कोठरी जैसी जगह पे आ बैठी। मैं हाथ बंद करके, आंख बंद करके सोने की कोशिश करने लगी कि चलो कम से कम ना नींद आ जाए और उल्टी उल्टी तो नहीं होगी। मैंने आंख बंद की थी कि मुझे यहाँ पे बौड़ा जी की आवाज़ सुनाई दी, अच्छा क्या तेरे को वहाँ से यहाँ बिठा दिया, गाड़ी में एक ब्रेक लगता ना और तू सीधे जाती सड़क पे, गाड़ी से भी आगे। यार एक बात बताओ, किसी से आपको बात शुरू करनी है, आइस ब्रेकिंग करनी है, तो जरूरी है कि उल्टी बात ही बोलो है? इस बौड़ा को क्या पता कि वहां आगे मेरा दिमाग कितना क्रिएटिव हो जाता है। मैंने कहा इनको क्या समझाना, तो मैंने सर हिला के हाँ बोल दिया ताकि मैं अपनी नींद पे फोकस कर सकूं। पर नहीं, बौड़ा जी को लगा कि मैं बच्ची कहीं स्कूल से भाग के छुट्टी मनाने जा रही हूँ, तो उन्होंने जिम्मेदार होते हुए कहा, कहाँ की तैयारी है बेटा, अभी तो स्कूल की छुट्टी भी नहीं हुई होगी। मैंने कहा यार क्या बोलूं, लेकिन बड़ों के आगे तमीज़ बनाए रखना हमारे सामाजिक ढांचे की एक अहम ज़रूरत है। तो मैंने बौड़ा जी से कहा, बौड़ा जी मेरी तो पढ़ाई हो गई, मैं तो अब ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए जा रही हूँ। तो बौड़ा जी ने कहा ग्रेजुएशन, बढ़िया, तब तो तुम मास्टर नहीं बनी सकती है। मैंने कहा मास्टर नहीं कहाँ, मैं डिज़ाइन स्कूल में दाखिले के सपने देख रही हूँ, ये बौड़ा अभी तक मास्टरों पर ही अटका है। पर उसकी गलती नहीं है, पहाड़ में हर दूसरा लड़का फौजी और चौथी लड़की मास्टर नहीं तो बन ही जाते है ना। तो भाई मैंने कहा बौड़ा जी मास्टर नहीं, मैं ना डिज़ाइनर बनने जा रही हूँ। डिज़ाइनर? आज तक बौड़ा जी किसी ऐसे इंसान से नहीं मिले थे तो डिज़ाइनर जैसी कोई चीज़ भी सोचता हो। तो उनका सवाल फिर से आएगा, क्या करते हैं इस डिज़ाइनर में? मैंने कहा डिज़ाइनर में नहीं करते, डिज़ाइनर करते हैं, मतलब लकड़ी, कपड़ा, धातु, किसी भी चीज़ से हम कुछ भी बना देते हैं। तो कहते अच्छा अच्छा बेटा सुन, तो हमारे गांव में ना एक पहाड़ है और उस दूसरे गांव में दूसरा पहाड़ है और वहाँ एक नदी है, उस बीच में पुल बना दोगे? मैंने कहा पुल तो ये आर्किटेक्ट और इंजीनियर बनाते हैं बौड़ा जी, वो तो हम नहीं बनाते। तो बौड़ा जी बोलते यार, फिर मैंने कहा फिल्में और कार्टून एनिमेशन, बौड़ा जी कार्टून फिल्में भी हम ही बनाते हैं। अब बाकी तो कुछ नहीं, कार्टून बौड़ा जी की समझ में आ गया। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन फिर उनका सवाल आया, बेटा ऐसे फालतू काम करने के पैसे कौन देता है? अब अगला 2 घंटा मुझे उन्हें यही समझाने में चला गया कि मैं दर्जी, पेंटर, कारपेंटर, बढ़ई इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिज़ाइनर की बात कर रही हूँ। आखिरकार मैंने उनको ये कहा, बौड़ा जी मैं ना अपने पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए कार्य करूंगी। बौड़ा जी ने कहा बहुत अच्छा बेटा, पर फिर पूछा पहाड़ की संस्कृति को बचाने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है? मैंने कहा बौड़ा जी यार ये तो मैं पढ़ के आऊंगी तभी बता सकती हूँ ना, अभी कैसे बताऊं? तो ये बात पे उन्होंने हामी भर दी कि हाँ अभी तो पढ़ा नहीं है। खैर बातों बातों में जो है हमारी बस रुकी एक चाय नाश्ते की जगह। अब इतनी देर बंद काल कोठरी जैसी सीट और बौड़ा जी की जेलर जैसी पूछताछ के बाद मैं खुली हवा में गई। सामने बड़ा सा पहाड़, उस पे छोटे 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 पेड़, झुरमुटों में छिपे मकान, नीचे बहती उजली नदी और लाइन से छोटे 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 डिब्बी जैसे होटल। मैं और बौड़ा जी एक चाय की जगह बैठ गए। मैंने मंगवाया चाय और फैन। फैन पता है आपको? पंखा नहीं, फैन होता है, खारी बिस्किट होता है ना। अच्छा खारी बिस्किट भी छोड़ो, पैटी होती है, पैटी जिसके अंदर आलू होता है, आलू निकाल दो, बाहर का जो कवर होता है उसको ऐसे लंबा कर दो, उसको चाय मिलवाते हैं, ऐसे खाते हैं, चाय में भर जाती है। मेरी फेवरेट चीज़ है। बौड़ा जी ने मंगाया गरम दूध, कहते हैं कि मैं दूध के अलावा कुछ नहीं खाता बाहर। मैंने कहा अच्छा छोटे बच्चों का दिमाग तो बहुत खाते हो, हैं कुछ नहीं खाता। उसके बाद मैंने देखा कि बौड़ा जी जो है ना
कभी अपनी दाढ़ी को संभाल रहे हैं, मूंछ को संभाल रहे हैं, दूध पीने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके दाढ़ी मूंछ के बाल कहीं ना कहीं से घूम के दूध के गिलास में। मैं बड़े ध्यान से देख रही थी। बड़ा जी ने कहा, बड़ा जी की नजर मेरे से मिली और जोर से हंसे। तू सोच रही होगी कैसा बड़ा है, दूध पीने का सगोर भी नहीं है इसको, घिन तो नहीं आ रही? मैंने कहा नहीं। उसके बाद बड़ा जी ने मेरे चाय नाश्ते के पैसे दे दिए। जब कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो पता है क्या होता है, हम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो मैं और बड़ा जी बन गए दोस्त। उसके बाद हम बस में बैठे, अब दोस्ती हो गई थी, तो मैंने कहा अब मैं पूछूंगी सवाल, बड़ा जी देंगे जवाब, है ना? तो मैंने कहा बड़े जी कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो आप? हैं तो बोलते हैं कि ना कहीं जा रहा हूँ ना कहीं से आ रहा हूँ, तुझसे बैठ के बस में बतिया रहा हूँ। मैंने कहा ना 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 ना, ज्यादा फिलोसफिकल होने की जरूरत नहीं है, डिटेल में बताओ क्या नाम है, कहाँ काम करते हो, अकेले अकेले देहरादून क्या करने गए थे हैं इस बुढ़ापे में? तो बड़ा जी ने कहा कि उन्हें जिलाधिकारी ने किसी पर्यावरण गोष्ठी के लिए बुलाया था। मैंने कहा ऐसा करो बड़ा जी, आप फेंकते रहो जब तक मैं लपेटती हूँ, बस रुकेगी, एक स्वेटर लायक ऊन तो हो जाएगी, है ना? तो बड़ा जी ने मुझे जो है एक फाइल निकाल के दी। जब मैंने उस फाइल के पन्ने पलटे तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो सच में पर्यावरण गोष्ठी से आ रहे थे। और उसके बाद तो जो हुआ ना, ये छुपे रुस्तम दूध पीने वाले बड़ा जी, उन्होंने मुझे जो जो बताया, मेरी तो आंखें खुली की खुली, मुंह फटा का फटा। दरअसल बड़ा जी को लोग जंगली जी के नाम से जानते थे। वो इसलिए कि उन्होंने अपना आधे से ज्यादा समय वो जंगल में बिताते थे। और ऐसा वैसा नहीं, उनका खुद का लगाया हुआ जंगल, हाँ, जो उन्होंने और उनकी पत्नी ने लगभग 40,000 से ज्यादा पेड़ खुद रोप के लगाया था। तो हुआ ये कि बड़ा जी भी फौजी थे, मैंने कहा था ना दूसरा आदमी फौजी, 1 2 फौजी। तो वो फौजी थे। 1980 में जब वो फौज से उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट लिया, गांव वापस गए, तो देखा कि उनके गांव की ज़मीन बहुत बंजर है और जो कुछ थोड़ा बहुत पेड़ पौधे होते भी हैं उन्हें खाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना इंसानों द्वारा ना जानवरों द्वारा। तो बौड़ा जी ने, और यहाँ तक मतलब जो वन विभाग है उसने ये तक कह दिया कि जो थोड़े बहुत चीड़ के पेड़ होते हैं ना, जहाँ चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ कुछ और उगना असंभव है, क्योंकि चीड़ के पेड़ बहुत चिड़चिड़े होते हैं, वो जमीन की उर्वरा शक्ति को समाप्त कर देते हैं। लेकिन बौड़ा जी ने कहा नहीं, उन्होंने मिश्रित वनों की शुरुआत की, मतलब एक ही जगह पे बहुत अलग अलग तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे उगाने शुरू किए। बौड़ा जी बताते हैं कि उनके जंगलों में चारा, जड़ी बूटी और फल फूल सब हो जाता है, लोग काम ही नहीं करना चाहते बेटा। मैंने कहा हाँ सही बात है। उन्होंने तो ये भी बताया कि हल्दी, अदरक और चाय जैसी फसलें भी वो लोग उगाते हैं, संतरे। मैं हैरान थी कि पहाड़ी बंजर जमीन पे इतना सब कैसे हो सकता है, इन सब के लिए तो बहुत पानी चाहिए। किताब विज्ञान तो ठीक है बेटा, पर जब तक हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब तक पता कैसे चलेगा कुछ होता है कि नहीं। मैंने कहा सही बात है? उसके बाद बौड़ा जी ने मुझे अपने बैग से सलीके से रखी हुई एक तस्वीर दिखाई जिसमें उन्हें और उनकी पत्नी को कोई पुरस्कार मिल रहा था। उन्होंने बताया कि उनके कार्यों के लिए उन्हें राज्यपाल ने पुरस्कार दिया है और उन्हें देश स्तरीय, राज्य स्तरीय बैठकों में राय पूछने के लिए बुलाया जाता है, कृषि और वन संबंधी। मैं हैरान थी, मानो मैं किसी की जीवनी पढ़ रही हूँ, किसी महापुरुष की, और वो महापुरुष सामने बैठा अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरता हुआ मुझे चौंकाया जा रहा है। मैंने सोचा कहाँ मैं अपने संस्कृति बचाने के भविष्य के भाषण इन्हें दे रही थी, और कहाँ इस सीधे से दिखने वाले व्यक्ति ने एक पूरे पहाड़ को जीवन दान दिया है ना। और वो देखने में एकदम आम पहाड़ी बौड़ा जैसे ही थे, ना कोई भाषण, ना संस्कृति को बचाने की कोई बड़ी बड़ी कल्पनाएं, एकदम सीधा सा काम। मैंने कहा बौड़ा जी बाकी सब तो ठीक है, आपको बड़ी बड़ी जगह बुलाते हैं, आप जाते हैं, पर ये जंगली नाम क्यों? तो उन्होंने कहा जंगली मतलब जंगल को चाहने वाला, पिछड़ा हुआ या असामाजिक नहीं। सच है ना, शब्दों के अर्थ तभी बदलते हैं जब असल जिंदगी में बदलाव हो। वैसे संस्कृति होती भी क्या है? जंगल, जीवन, शरीर, लोग और कहानियाँ। तो थोड़ा बहुत प्रयास तो मैं कर रही हूँ। और बौड़ा जी तो आज भी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं।
कभी कभी मुझे लगता है कि काश ना मेरे पास एक फ़ोन होता तो मैं अपनी उनके साथ सेल्फी ले लेती, है ना। लेकिन नहीं, अगर मेरे पास फ़ोन होता ना तो मैं फ़ोन में ही घुसी रहती, 200 लाइक, 500 लाइक। तो अब भी मैं जब किसी यात्रा में जाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मेरे बगल में कोई खास इंसान बैठा हो, किसी ऐसे से मुलाकात हो जाए कि ज़िंदगी भर के लिए कहानी बन जाए। तो जब भी मैं यात्रा करती हूँ, मैं फ़ोन में नहीं घुसी रहती। मैं बाहर खिड़की से नज़ारों को देखती हूँ, पहाड़ों को देखती हूँ, इमारतों को भी देख लेती हूँ, क्या पता कुछ अनोखा दिख जाए। और जैसे कि जब पहाड़ों में गाड़ी चलती है, एक गाना है, उससे मैं अपनी कहानी समाप्त करूँगी, छोटा 2 लाइन। ऊंचा निशा डांडियों मटेड़ा मेड़ा बाटो, ऊंचा निशा डांडियों मटेड़ा मेड़ा बाट, चली बे मोटर चली सरारा पापा, चली बे मोटर चली सरारा। हाँ हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू।